दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब दोनों राज्यों में नई सरकार का गठन भी हो गया है। झारखंड और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। यह दो कारणों से उल्लेखनीय है। पहला यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से लगभग 4% की वृद्धि दर्शाती है, और दूसरा यह चुनाव में औसत राष्ट्रीय मतदान के करीब है, जो करीब 65 से 66 आंकड़ा आंका गया है। प्रश्न यह उठता है कि मतदान का यह प्रतिशत क्या किसी मजबूत लोकतंत्र के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। तो फिर किया क्या जाए? यह तो पूरे देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों को सोचना होगा कि चुनाव में मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह गंभीर मसला है। जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुआ है, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। यह दो कारणों से। पहला, 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से लगभग 4% की वृद्धि दर्शाता है, और यह चुनाव में औसत राष्ट्रीय मतदान के करीब है, जो करीब 65 से 66% आंका गया है। महाराष्ट्र के आंकड़ों पर इसलिए गौर किया जाता है क्योंकि राज्य में देश की सबसे बड़ी शहरी आबादी है, और ऐतिहासिक रूप से यह शहरों और कस्बों में कम मतदान के कारण औसतन राष्ट्रीय मतदान से पीछे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के आंकड़े का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। उदाहरण के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में 76.25% का उच्च मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद गढ़चिरौली का स्थान है, जो माओवादियों की गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहता है। यहाँ 73.5% से अधिक मतदान हुआ है, जबकि मुंबई शहर जिले में 52% का 6 कम मतदान हुआ है। पुणे, ठाणे और मुंबई उपनगरी जैसे अन्य शहरी जिलों में भी इसी तरह के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। हालांकि सकारात्मक पहलू यह है कि पूरे राज्य में मतदान में समग्र सुधार हुआ है। इस बदलाव का श्रेय हालांकि अपेक्षाकृत धीमा है और क्रमिक है, लेकिन इसका मुख्य रूप से श्रेय भारत के वर्तमान चुनाव आयोग को जाता है। मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा इस बार काफ़ी सक्रियता दिखाई गई, लोगों को जागरूक किया गया। इसके अभियान में सोशल मीडिया सहित स्थानीय हस्तियों, क्रिकेटरों को लेकर फिल्म सितारों तक को भी शामिल किया गया है। इसमें ऊंची इमारतों और आवासीय सोसाइटियों में मतदान केंद्र स्थापित करना और कतार में लगने के समय को कम करने के लिए टोकन प्रणाली शामिल है। राजनीतिक दलों के उच्च वोल्टेज अभियानों ने भी मतदाता भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। महाराष्ट्र में बेहतर मतदान भारतीय लोकतंत्र के लिए आश्वस्त करने वाला है, एक शुभ संकेत भी है। हालांकि यह मानना होगा कि देश के शहरी इलाकों में मतदान कमोवेश कम ही रहता है। शिमला से सूरत तक शहरी मतदाता की उदासीनता लगातार बनी हुई है। यह रुझान नया नहीं है। चुनावों के पहले 3 दशकों में शहरी मतदाताओं की भागीदारी काफ़ी बेहतर रहती थी। 1980 के दशक में शहरी और ग्रामीण मतदान के बीच का अंतर बढ़ गया। शहरी उदासीनता को समझना होगा। शहरी भारत का
जीडीपी में 60% और करों में बहुत बड़ा हिस्सा है। पर हमारे यहाँ के शहरों की हालत लगातार खराब रही है। आजकल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जिस तरह का हो गया है, उसने आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। यह तो राजधानी की हालत है। गुजरे कुछ सालों के दौरान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे देश के अति अहम महानगर बारिश से जलमग्न होते रहे हैं। इनमें जिंदगी कई दिनों तक थमी रही। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर जलभराव के कारण जाम लगा रहा। रेल सेवा प्रभावित हुई। घरों में पानी भरता रहा। स्कूल कॉलेज बंद होते रहे। देश के इन खासमखास शहरों की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। यह बहुत भयानक तस्वीर थी। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। यह स्थिति हर साल होती है। योजनाएं बनती हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाती हैं, ताकि बारिश के बाद लोगों को होने वाली अव्यवस्था, अराजकता की पुनरावृत्ति न हो। पर योजनाएं फाइलों में गुम हो जाती हैं। यह समझना होगा कि शहरी भारत देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश का लगभग सारा सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर शहरों में ही सिमटा है। जनगणना के आंकड़ों को माने तो देश की 31% आबादी शहरों में रहती है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े शहरी आबादी कहीं अधिक होने का दावा करते हैं। इन शहरों में रोजगार के अवसर हैं। सारे देश के नौजवानों के सपने इन्हीं शहरों में पहुंचकर साकार होते हैं। पर नीति निर्धारकों के फोकस से कहीं दूर बसते हैं शहर। जाहिर है, इस कारण मतदाता निराश होने लगता है। अपने जनप्रतिनिधियों से उसे लगता है कि जब उसके नेता निकम्मे होंगे तो वह वोट क्यों करें। मतदाताओं को नेता बार बार निराश करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि अगर देश में मतदान केंद्रों की तरफ फिर से मतदाताओं को बड़े पैमाने पर लाना है तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की ही नहीं है। उन प्रत्याशियों को भी जनता से सीधा संवाद स्थापित करना होगा, संपर्क करना होगा, संपर्क बनाना होगा। उन्हें भी जनता के मसलों को लेकर संवेदनशील बनना होगा। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग सारे देश में सूरज देवता आग बल रहे थे, फिर भी मतदाता मतदान करने के लिए घरों से निकल रहे थे। मतदान वाले दिन कई जगहों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। लू भी चल रही थी। इतने कठोर मौसम में चुनाव कराना या फिर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़ा होकर होना कोई सामान्य बात नहीं है। इतने खराब मौसम में भी देश के लाखों करोड़ों मतदाता घरों से बाहर निकले और वोट तो दे ही रहे थे। यह सुखद भी है और हमारे मजबूत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत भी है। आखिर देश के जनमानस को पता है कि उसके वोट से देश की तकदीर लिखी जाती है। इसलिए भी लोग वोट देकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं। पहले से ही सक्रिय चुनाव आयोग को अधिक से अधिक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्रों को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना होगा। इसमें पर्याप्त पार्किंग और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र जैसे सुधार शामिल हो सकते हैं। दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर में ही वोट देने की सुविधा दी जा सकती है। फिलहाल तो दिव्यांग जनों को मतदान क्षेत्रों में काफी कष्ट होता है। इस तरफ गंभीरता से सोचना होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदान को बढ़ाने की जिम्मेदारी
सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, बल्कि सभी की है, नेताओं की है, प्रत्याशियों की है। इस दिशा में कई स्तरों पर काम करना जरूरी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी से, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।